नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। और दिनों पाकिस्तान बनने के बाद कुछ जुमले फ़िक्रे ऐसे रहे हैं जिसकी समझ आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं आ सकी। एक तो उसमें ये था कि जो खुफिया ताकतें हैं, ये हर हुकूमत में ये सेंटेंस बोला गया और उसकी समझ नहीं आ सकी कि जी खुफिया हाथ कौन से हैं, खुफिया ताकत कौन सी है, दरपर्दा ताकतें कौन सी हैं, गैर जमहूरी क़ुव्वतें कौन सी हैं। एक तो इसकी समझ नहीं आती रही आज तक किसी को। दूसरा जो महंगाई वाला एक एलिमेंट था जिसमें आप गुज़श्ता दौर की जितनी भी हुकूमत रही है उसका हुकूमत का था कि जी हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अवाम की को बेहतर सहूलियात मुहैया की, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की अवाम को। और अपोजिशन यही चीखती रही कि जी हुकूमत ने ये किया है, नलायकी किया है, लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, महंगाई से जीना महाल हो चुका हुआ है। तो ये महंगाई वाले एलिमेंट पे हम बात करेंगे। बाकी जो खुफिया ताकतें और दरपर्दा जो ताकतें हैं वो तो आज तक किसी को दिखाई नहीं दी, ना हुकूमत को दिखाई देती हैं, ना अपोजिशन को दिखाई देती हैं। तो उसको तो हम बाद में किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में महंगाई जी, तो ये एक एलिमेंट महंगाई का, गवर्नमेंट कहती है कि जी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है और अपोजिशन कहती है कि जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया हुआ। हुकूमत कहती है कि ये सारा किया ज़रा पिछली हुकूमत का है, उसने मुझे मुल्क ख़राब दिया था तो अब मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, तो ठीक करने में टाइम लगेगा। तो ये सारी कहानियाँ हैं, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जी जमशेद शेख साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अमीन भट्ट साहब ने ज्वाइन किया जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जी आपको वेलकम करता हूँ। और अब्दुल्ला नागर साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी से मैं ज्वाइन किया। मैं तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। पहले जी जमशेद शेख साहब जी, ये महंगाई वाला एलिमेंट जी, अपोजिशन मतलब बहुत ज़्यादा इस पे रेजिस्ट कर रही है। पीडीएम तीसरी दफ़ा एक्टिव हो गई है कि जी महंगाई है जी, पेट्रोल देखें जी, बिजली देखें जी, आटा चीनी, ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट का बेसिक काम है जी, जो जिसको गवर्नेंस कहते हैं। तो वो महंगाई एक एलिमेंट जो है वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस में वो गवर्नमेंट की कहानियां हैं, वो हम सुनते रहे हैं जी, पेट्रोल इंटरनेशनली महंगा हो गया जी, तो वो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते जी। इंपोर्ट हमने आयल ख़रीदना है तो वो डॉलर में ख़रीदना है तो कुछ भी नहीं कर सकते, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक चैप्टर तो अलग है। जो लोकल जो आपके जो माफियाज बैठे हुए हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं हो सके, तो कम से कम कोई एक साइड पे तो आवाम को रिलीफ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ मैं सिटी न्यूज़ का और आपका कि आपने जो है लाइन लिया। देखें, ये कि पीडीएम और ऑपोजिशन जो है वो महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है। ये इसी तरीके से कि चोर मचाए शोर, ठीक है। चंद भी आप देखो, करप्शन उन्होंने पहाड़ लगाया, उसके बोझ तले आज तक आवाम है। हम 1947 में नहीं जाते, हम सिर्फ जाते हैं अभी 2007 से लेके 2018 तक। आप देख लेंगे कितने कर्जे लिए गए, रिकॉर्ड्स कर्जे लिए गए, जिसकी जो है सूद अदायगियां जानी है। अभी पिछले ही दिनों पीटीआई गवर्नमेंट ने $15 अरब का कर्जा, जो कि नवाज हुकूमत ने 2016 में 5.5% की सूद पे लिया था, वो अदा किया है। तो अभी तो कर्ज अदा हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ी है। ये गूगल पे जाके आप दूसरी जगह पे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल क्राइसिस भी है, डॉलर का इश्यूज भी है, तो पूरी दुनिया में आप जगह जगह देखें। अभी मैंने एक वीडियो देखी ईरान के अंदर, आवाम जो है वहाँ पे एहतजाज कर रही थी पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर के। यूके के अंदर पेट्रोल क्राइसिस है, वहाँ पे पेट्रोल जो है मिल नहीं रहा। तो ये तो एक इंटरनेशनल एक चीज है जिसको जो है हवा बनाया जा रहा है, और एक सेंसिटिव इशू है, इसको हवा बनाया जा रहा है। हाँ ठीक है, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत की गलतियों को उजागर करें, उनको सजेशन दें कि वो ठीक तरीके से हुकूमत कर सकें। लेकिन हो क्या रहा है कि हो ये रहा है कि जो है जाती अटैक किए जा रहे हैं, किरदार कशी की जा रही है, जो कि गैर इखलाकी चीज है।
तो ये किसी भी तरीके से इस तरह से नहीं नजर आ रहा कि ये जो है सिंसियर है मुल्क से या आवाम से, ये सिर्फ अपनी सियासत और अपनी बाकी के मुंतजिर हैं। तो इस चीज में सारी हो रही। और दूसरा आपने कहा कि माफिया का मसला है कि कोई भी इदारा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। तो उसकी वजह यह है कि 35 साल और 40 साल जिनकी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इतने अपने लोग भर्ती कर दिए हैं, इतने लोग भर्ती कर दिए हैं कि अगर उन इदारों को खाली करें तो सारे सारे इदारे खत्म हो जाएंगे। इतने लोग उसके अंदर हो गए। उन बेहतर ये है कि अब उनको ठीक करना है या उनमें से जो बहुत ज्यादा खराब है उनको निकालना, लेकिन उसका भी कोई मैकेनिज्म या कानून अभी तक ऐसा मौजूद नहीं है कि उन किसी सरकारी नौकर को या सरकारी मुलाजिम को आप एकदम से किसी तरीके से निकाल सकें जब तक कि उसकी कोई ऐसी चीज ना हो। तो इसके लिए सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे जिसपे अगर अपोजिशन सिंसियर होती है तो लेकर आए वो, और हम भी लेकर आते हैं बिल, उस पर आके बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बिल लाने की बात चीज हो रही है, लेकिन अपोजिशन भाग रही है उससे, जबकि ये मुल्क के लिए है। तो ऐसे लॉज हमें बनाने पड़ेंगे, खास करके करप्शन के ऊपर हमें ऐसे सख्त लॉज बनाने पड़ेंगे तो बेहतरी आएगी। वरना आपकी बात बिल्कुल सही है कि बचपन से लेके आज तक हम यही चीजें सुनते आ रहे हैं, और अगर ये चीज ये कहानी नहीं बने तो आइंदा भी हम यही चीजें सुनते रहेंगे। महंगाई हो, चाहे वो माफिया हो या दीगर जो भी मसले मसाइल जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, आज तक वो सॉल्व हल नहीं हो पा रहे वो। ठीक। अच्छा शेख साहब, मैं अभी अमीन भट्ट साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी जो जितनी आपने पॉइंट्स किए हैं ना जी, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जी कानून बनाने चाहिए कि जी इतनी भर्तियाँ कर दी थी कि वो काबू में नहीं आ रहे, नून लीग ने और पीपल पार्टी ने भर्तियाँ इतनी तैयारी कर दी हुई थी कि जी काबू नहीं आ रहे। देखें, अगर तो कोई 500 बंदा भर्ती था, 500 बंदा नून लीग का और पीपल पार्टी का भर्ती हुआ था, वो 500 बंदा गलत काम कर रहा है, आपको परफॉर्मेंस नहीं शो करने दे रहा, आपके काम में जो आप बेहतर काम करना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो 500 बंदों में किसी 5-10 को तो आप लटकाते ना जी, कि जी किसी का तो एहतसाब करते। वो वैसे के वैसे ही आप इंतजार में हैं कि वो बंदे चले जाएं। पेट्रोल की आप बात करें, मैं तो पेट्रोल का तो वैसे ही इंटरनेशनल कह चुका हूं। मुर्गी का गोश्त कहां से जी इंपोर्ट होता है, चीनी कहां से इंपोर्ट होती है, आटा कहां से इंपोर्ट होता है, ये तो इधर की प्रोडक्ट्स है ना जी। इधर की प्रोडक्ट्स में जो माफिया इसको ब्लैक कर लेता है, स्टॉक कर लेता है, ये जो आड़ती वगैरह बैठे हुए होते हैं, ये 4-4, 5-5 कंटेनर स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट से शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए आपको और कितना टाइम चाहिए? मतलब 3 साल तो आप गुजार बैठे हैं। देखें, आप मुझे कोई ऐसा कानून बता दें कि वजीर आजम या सदर मुमलिकत डायरेक्ट किसी को उठा के पकड़ के उसको सजा दे सके। ऐसा कोई कानून नहीं होता। इदारे बनाए जाते हैं, पुलिस होती है, नैब होती है, FIA होती है, और दीगर आपके सूबाई और वफाकी इदारे होते हैं जो कि अपनी अपनी हद में रह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि उनके उनके ऊपर भी कदम लगा दिया जाता है। नैब किसी को अगर अरेस्ट करता है तो उसके ऊपर जो है सियासी शोर होना शुरू हो जाता है कि हमें जो है सियासी निशाना बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। नहीं तो शेख साहब, सारी वो चीज आप नैब वाला केस तो अलग है ना जी। नैब वाला तो करप्शन वाला केस है ना। मैं तो गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो कम से कम डिपार्टमेंटल तो उस पर एक्शन लेके उसको फारिग किया जा सकता है ना जी। ये तो DC के अंडर अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, तो वो नैब ने या FIA ने तो नहीं उसको आकर ठीक करना। बेसिकली तो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी बननी है या डिपार्टमेंट बनना है, वो उसको तो आपने वजीर आजम ने तो नहीं मॉनिटर करना, न सदर ने आके करना है। वो तो आपकी डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन वो सारी बनी हुई होती है। तो उसको अगर आप नैब और FIA और IB के साथ लिंक करेंगे तो ISI के साथ भी लिंक करेंगे कि जी वो सारे, मतलब ये तो डिपार्टमेंटल काम है ना जी। तो मैं इस पे भट्ट साहब से, अमीन भट्ट साहब, 15 अरब कर्जा वापस किया जी हुकूमत ने, ये आपके दौर का लिया हुआ था, और आप लोगों ने भर्तियाँ सारी वैसे की वैसे कर दी हैं। जो अभी गवर्नमेंट को वो परफॉर्मेंस ही नहीं शो करने दे रहे। गवर्नमेंट जो भी काम करना चाहती है वो आपके दौर के भर्ती हुए बंदे आगे आके रुकावटें खड़ी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CT न्यूज वालों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सबसे पहले शेख साहब की बात का जवाब ये देना चाहता हूँ। शेख साहब ने क्या जवाब देना है आपका भी और अवाम को भी। इनके जो MNA हैं, MP हैं, इनके वजीर हैं, खुद वजीर आजम है, हमारे पंजाब का वजीर आला है, वो बेचारे जवाब नहीं दे सकते, तो इन्होंने जवाब क्या देना है? बात यह है कि अगर कोई बहाना लगाना हो ना, तो कहते हैं पंजाबी में आटा गूंदी हल्दी क्यों है,
तो बात ये है कि इनसे काम हो नहीं रहा, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। कभी हमारे कर्जे की बात करनी शुरू करते हैं, कभी भर्ती की बात करनी शुरू कर देते हैं। अगर यही बातें करनी थी तो इमरान खान कंटेनर के ऊपर चढ़कर ये कहता था कि हमें इतनी नौकरी देनी है, इतने मकान बनाने हैं, और जो ये समझे कि बिजली महंगी होगी या गैस महंगी होगी तो कौन चोर होगा? वजीर आजम चोर होगा। मेरे ख्याल में ये सब बातें ये भूल गए हैं। बात ये है कि अब ये फिर वो धांधली का देने में लगे बैठे हैं कि अगले 5 साल ये ऐसी धांधली होगी। मैं शेख साहब को ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब, मैं फैसलाबाद सिटी का डिप्टी मेयर भी हूँ और सिटी का चेयरमैन भी हूँ और ताजरान का चेयरमैन हूँ। आप हमारे फैसलाबाद में अगर देखें कि तमाम का तमाम कारोबार ठप हो गया है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, गरीब लोग भूखे मरना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा शेख साहब से भी कि जो आपके एमएनए एमपी हमारे फैसलाबाद में वो बेचारे मुंह छुपा के बैठे हैं, लोगों ने उनकी गटरों के ऊपर तस्वीरें लगा दी हैं, तो आपकी हिम्मत है कि आपने ज्वाइन किया है सिटी न्यूज को? वरना तो एमएनए एमपी बेचारे बात नहीं करते, बस यही टीवी पे कैमरों पे आगे आके कह देते हैं ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर। साबित तो इनसे कोई होता नहीं है। पता नहीं ये कैसी चोरी है कि लोग चोरों को याद करने लगे हैं। तो चोरों को भी याद करता है। आप जो इमरान खान वजीर जो बना हुआ है वो इतनी भाई बातें साहब, जिसकी चोरी हो चुकी होती है वो हर वक्त, जिसकी चोरी हो गई हो और चोर भाग गया हो, वो उसको हर वक्त चोर को याद किया जाता है कि मेरी चोरी हो गई थी, चोर भाग गया, चोरी पकड़ी नहीं गई। देखिए बात सुने, भगाया किन्होंने? हमने नून लीग वालों ने भगाया। तो इनकी गवर्नमेंट ने उनको भेजा है, हमने नहीं, इनकी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप भेजा है, तो उस वक्त तो वो उनकी जो फिजिकल कंडीशन जो उन्होंने दिखाई, जो रिपोर्ट आई लेबॉर्ट्री से, उस वक्त तो यही था कि प्लेटलेट्स ऐसे गिर रहे हैं और मियां साहब की ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता कोई ख़तरा है, अगर बाहर इलाज के लिए ना गए तो ये अगर इनकी गलती आप कंसीडर कर रहे हैं, जो हम भी मानते हैं कि जी यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान, ये जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो सारी रिपोर्ट्स को कैसे मिसजज कर सकी। पॉइंट ये है कि मियां साहब कैसे चले गए बीमारी का वो करके कि जी मेरी बड़े सख्त बीमार हूं, लंदन पहुंच के वो बिल्कुल ठीक हो गया, फिट हो गया, वो एक दिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। इसके बाद यह है कि हमारे अमूमन जो सियासतदान है, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी बड़ा सियासतदान है, उनको पाकिस्तान में वो इलाज कम कराते हैं, वो बाहर के मुल्क से इलाज कराते हैं। बाकी बात यह है कि ये रिपोर्टें डॉक्टरों ने दी है, ना शेख साहब ने दी है, ना मीर ने दिया है, ये तो डॉक्टरों ने रिपोर्टें दी है। रिपोर्टें दे के उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उनको दिखाई, ये ना करते, ये इंक्वायरी कर देते। तो बात यह है कि गवर्नमेंट इनकी थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पर आज ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये कर गया, ये वो कर गया। तो मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बाजारों में जाएं, घरों में जाएं, दुकानों में जाएं, सिर्फ आप इंटरव्यू ले लोगों से कि लोग क्या कहते हैं। अगर वो इतने वो करप्ट थे, अगर वो इतने चोर थे, आए लोग उनको जादू करने लग रहे हैं। उनको लोग कहते हैं कि भाई हमें पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था, नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। तो बात यह है कि ये जो अगर 3 साल में इसके पास कोई भी काम नहीं होता, तो आए उसको पकड़ लो, उसको अंदर दे दो, उसको पकड़ लो, कोई भी ना कोई तरक्की काम हुआ है। बल्कि हमारा मुल्क मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट दे दी है तो 10-15 साल ये हमारा मुल्क चला गया है। क्योंकि नवाज शरीफ को लोग इसलिए पसंद करते थे तो मुल्क वतन था और वो ताजर था, ताजरों का जो कारोबार था वो चलना शुरू हो गया था और अब मुल्क हमारा तरक्की करना शुरू हो गया था। अब इस मुल्क में अब जो गवर्नमेंट है अपना इमरान खान साहब की, इसमें ना तो मुल्क तरक्की कर रहा है, ना कारोबार तरक्की कर रहा है, ठीक है। सब ठीक ठाक हो गया। अच्छा, पिछले दिनों हमारे एक प्रोग्राम में आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के फैसलाबाद के सदर आप प्रोग्राम में आए हुए थे, तो वो हमें फिगर्स दे रहे थे कि जी फैसलाबाद में इंडस्ट्री बड़ी अच्छी प्रोग्रेस में जा रही है, बड़ी जो सिक यूनिट थे वो रिवाइव हो गए हुए हैं, वो चलने शुरू हो गए हैं, जिनके मशीनरियाँ जिन्होंने बेच दी हुई थी वो दोबारा इंपोर्ट करके तो वो दोबारा यूनिट चला रहे हैं। इसमें कोई हकीकत है?
हकीकत ये थी जब कोरोना शुरू हुआ ना पाकिस्तान में, जी जी। दूसरे मुल्कों की जो वोट वो बंद। अच्छा, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप की वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अब्दुल कदीर साहब को शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। अब्दुल कदीर साहब, महंगाई जो है ये पीपल पार्टी का भी इशू है? अब्दुल कदीर नागर साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी। मैंने कहा ये महंगाई जो मुल्क में है इस वक्त, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इशू है महंगाई? मान रहे हैं कि हमें मौका फराहम किया आज की मौजूदा महंगाई की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए। तो देखिए, ये महंगाई का इश्यू तो ये पूरे पाकिस्तान का है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो महंगाई की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है कि वो हर 6 महीने बाद लेकर आती है, और आवाम पर कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है, तो कभी अशिया खुदनोश का कोई बम आ जाता है, तो कभी बिजली महंगी करके बम गिराया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज पेट्रोल सबसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। उसके साथ साथ जो रोजमर्रा की अशिया है उसमें गरीब तर होता जा रहा है, और पाकिस्तान में अमीर अमीर। मेरे ख्याल में कदीर साहब की वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आवाज आ रही है जी? जी जी, अब आ रही है। आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, वो इस वक्त पूरे जितने भी लोग हैं, जो आवाम है, वो इस वक्त इस महंगाई की चक्की में बुरी तरीके से पिस रही है। और कोई ना कोई हर 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ऐसा ये महंगाई का बम गिरा दिया जाता है आवाम पर, वो चाहे बिजली की सूरत में हो, वो पेट्रोल की सूरत में हो, या खुर्दनोश की अशिया की सूरत में हो। अब हमारे वजीर आजम साहब ऐलान तो बड़े बड़े करते हैं, पिछले इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए कि जी 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर बना के दिए जाएंगे। लेकिन जो हालात है उसमें ऐसा नहीं लगता 3 साल का अरसा गुजरने के बाद आज तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नजर नहीं आ रहा है, जो कि अवाम का हक है। तो इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर है, उनका अच्छा, कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, लोगों की जिंदगी अजीरन है। जब आप कहते हैं कि जी महंगाई से जी। पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है और इमरान खान ने जो वादे किए थे वो कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो इसमें जब ये 18वीं तरमीम की हम डिस्कस करते हैं तो 18वीं तरमीम से तो सूबे खुद मुख्तियार हैं जी, आज़ाद हैं। आप अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, आप अपनी सेहत पे काम कर सकते हैं, आप अपनी तालीम पे काम कर सकते हैं। इसमें तो वफाक ने कोई काम नहीं करना। अगर वहाँ कोई सिंध में कोई माफिया बैठ के प्राइस कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पे स्टॉक कर रहा है, और वहाँ पे कुछ चीनी स्टॉक कर रहा है, आटा स्टॉक कर रहा है, या दूसरे टमाटर आलू वगैरह को स्टॉक कर रहा है, गोश्त के लिए प्राइसेस हैं, दूध की प्राइसेस हैं, ये तो सूबे में खुद ही आप लोगों ने मैनेज करना है, जिसमें आपकी 2008 से लेकर अब 2021 तक मुसलसल 12-13 साल से आपकी हुकूमत बैठी हुई है। तो अगर खान के 3 साल में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो सिंध की आवाम में तो 12-13 साल में तो वो तो बड़ी कमाल गवर्नेंस होनी चाहिए थी, खुशहाली होनी चाहिए थी वहां सिंध में। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही बात है कि 2007-2008 से और 2021 तक मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में रही है। सूबाई खुद मुख्तियारी, 18वीं तरमीम,
उसके मुताबिक जो जो एनएफसी और दीगर जो मामला है जो कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वफाकी हुकूमत अपोजिशन समझती है सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत के साथ जो उसका रवैया, जो तरीकाकार या जो उसको रिलीफ या पैकेजेस देने चाहिए, जो मिलने चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं मिलते। सूबाई हुकूमत अपने फंड्स खुद जनरेट करती है, अपने सिस्टम को खुद चलाती है। अगर वफाकी हुकूमत सही मायनों में जिस तरह के वो दूसरे सूबों को सपोर्ट करती है, इसी तरह अगर सिंध को भी सपोर्ट करे, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह सिंध में भी इस तमाम पैकेजेस और तमाम तरक्याती फंड्स का उसको इस्तेमाल हो, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध में भी इस वक्त जो मौजूदा तरक्की सिस्टम जो चल रहा है, तो मजीद उसमें इजाफा हो सकता है। नहीं बाकी रहा मसला प्राइस कंट्रोल का, जी, देखिए ये सारा सिस्टम वफाकी गवर्नमेंट की उसमें आता है, और वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं जो कि नहीं है। अब्दुल अगर कदीर साहब, शुरू- ये शुरू- नवाब शाह में, सांगड़ में जाके, ये हैदराबाद में, सखर में, यहाँ प्राइस कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट जाके करेगी? सर ये जो सूरत हाल है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो डीसी साहब के अंडर कंट्रोल होती है, तो उसके अंदर बाकायदा कमेटियां काम करती हैं। लेकिन जो कुछ कुछ लोग उसके ऐसे बावजूद बोलते हैं भी मसनदी सिंध तौर में पर, महंगाई है। महंगाई तो देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है। महंगाई का रेशो तो अब पेट्रोल नहीं, अगर महंगा होता ओवरऑल है तो पाकिस्तान में असर है। पूरे देखें, पाकिस्तान पे है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वो नलायक हुकूमत है, उसने बेहतरीन काम नहीं किया हुआ, महंगाई बढ़ गई। केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ नलायक हुकूमत है, उसको काम करने का तजर्बा नहीं आता, वो जादू टोने से हुकूमत चला रहे हैं, वहाँ पे भी महंगाई बढ़ गई, समझ में आ गई। बलूचिस्तान में पीटीआई की अलायंस हुकूमत है, वहां पे भी वो नलायक हैं, उनको भी समझ में आ गई, महंगाई बढ़ गई। और सिंध में तो काबिल हुकूमत है, जिनको तजर्बा है हुकूमत करने का, वहां क्यों महंगाई बढ़ गई है? बात इतनी सी है कि अगर वफाकी इदारों की जानिब से, सर देखिए, पेट्रोल, सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है, तो उससे पूरा सिस्टम में जितने भी चीजें आती हैं, वो पेट्रोलियम अशिया के लिए या रक्षा को कह ले, या इसको ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, यानी वो फिर वो महंगाई का सिलसिला और नहीं, तमाम उन जगहों पर चला अब्दुल जाता कदीर है। साहब, अगर आप सारी महंगाई को पेट्रोल के साथ लिंक कर रहे हैं, तो पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, इसमें तो फिर हुकूमत की कोई कसूर ना हुआ ना, नलायकी तो हुकूमत की ना हुई। इसको आप हुकूमत को कैसे ब्लेम दे सकते हैं कि जी हुकूमत नाअहल है, हुकूमत को कोई काम नहीं कर सकती? अब पेट्रोल के साथ साथ, अब अगर आप रोजमर्रा की जो जरूरी अशिया है, आप घी को देख लीजिए, ऑयल को देख लीजिए, दाल देख वो भी लीजिए, बाहर से आता है, वो भी पाकिस्तान में प्रोडक्शन उसकी नहीं है। कुकिंग ऑयल सारा बाहर से इंपोर्ट होता है। जो चीजें पाकिस्तान में है, जो चीजें पाकिस्तान से बन रही हैं, तो उन पे अब बात वही आ जाती है कि जब वफाकी इदारे जब इन चीजों को कंट्रोल नहीं करते और उसके असरात नीचे तक आते हैं, लाजिम बात है कि सिंध की हुकूमत हो या सिंध की आवाम हो या पंजाब की अब्दुल कदीर आवाम हो, साहब, कुकिंग ऑयल बाहर से आता है, आप सिंध में कोई प्लांट लगवा लें कुकिंग ऑयल प्रोडक्शन का। यहाँ पे टोयोटा मोटर का प्लांट लगा हुआ है, होंडा गाड़ियों का प्लांट लग गया हुआ है, उसमें होंडाई का प्लांट लग गया हुआ है, उसके बाद किया का प्लांट लग रहे हैं, तो आप कुकिंग ऑयल का प्लांट लगवा लें सिंध में, ताकि आप उसको अच्छी प्रोडक्ट दे सकें। एक कुकिंग ऑयल का ही मसला नहीं है कि कुकिंग ऑयल का एक प्लांट लगाकर जो ना महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए कि वो कुकिंग ऑयल ही महंगा नहीं हो रहा है, उसके साथ आपके गोश्त महंगा है, आपके चिकन महंगा है। गोश्त तो इंपोर्ट नहीं होता ना जी, ये चिकन तो आपके पोल्ट्री जो शेड लगे हुए हैं, ये तो लोकल लोगों ने शेड लगाए हुए हैं, ये तो आपने उनको कंट्रोल करना है कि जी उनकी कॉस्ट कितनी आती है और उनके सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। ये कंट्रोल करना ये फेडरल गवर्नमेंट का काम इसलिए है कि देखिए पूरी एक एसोसिएशन बनी हुई होती है। ये मैं चिकन की आपको बात बताता हूँ कि जो इनके रेट्स आते हैं, तो ये पंजाब से रेट्स निकल रहे हैं, ये पूरी एक एसोसिएशन है जो इसको कवर करती है, फिर वो पूरे पाकिस्तान में उसको जो रेट्स को अनाउंस किया जाता है।
फिर ठीक है। उसको जितना वो कवर करते हैं, जितना उसको बढ़ाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं। और फिर जब जब थोड़ा सा कोई बेहतरी की तरफ आती है तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम होता है, लेकिन एकदम से फिर अचानक उनके रेट्स इतने हाई हो जाते हैं कि एक गरीब आदमी जो मैं समझता हूँ कि बकरे का गोश्त तो बहुत दूर चला गया है, एक गरीब आदमी इंसान के लिए वो जो चिकन का जो इजीली जो 200-300 रुपए किलो के हिसाब से वो ले लिया करता था, आज उसकी पोजीशन ये है कि वो वापस 450 रुपए में चला गया है। चले, मैं ये ज़रा जमशेद शेख साहब से पूछता हूँ। और जमशेद शेख साहब, आप ये पंजाब से सारे रेट्स निकालते हैं, मुर्गी के भी और टमाटर आलू के भी, वो पंजाब से रेट चलते चलते वो सिंध को जाके वो सारा महंगाई डिस्टर्ब कर देते हैं। और साइंस सरकार की जो हुकूमत है उनके अब सिंध की आवाम को आप महंगी चीज़ें देते हैं। तो ये नलायकी फेडरल गवर्नमेंट की है और पंजाब गवर्नमेंट की है, तो आप क्यों ये कंट्रोल नहीं करते? देखिए, हमारे नागर भाई जो है, नागर साहब जो है, वो एक चीज मिस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो प्राइस कंट्रोल का जो बात की, उसमें आपने बड़ा अच्छा उनको कहा। मैं आपको बताऊं, 2020 के अंदर हम डीसी ऑफिस के अंडर में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी हुई है, उधर हमने जाके पूछा कि भाई आज जो हर महीने आपकी प्राइस कंट्रोल, बल्कि रोजाना की बुनियाद पे जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट निकलती है, वो हमें मुहैया की जाए, ताकि हम देखें कि होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में उसमें कसूरवार कौन है। तो आपको हैरत होगी ये सुन के कि डीसी ऑफिस के अंदर जो कंट्रोल प्राइस कमेटी बनी हुई है, उसने एक साल तक, पिछले एक साल से लेके एक साल तक उसने कोई काम नहीं करा प्राइस कंट्रोल के ऊपर। तो बात ये है कि मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अपोजिशन का काम होता है कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, हुकूमत को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सियासत होती है वो जातियात के ऊपर होती है, वो किरदार कशी के ऊपर होती है, वो अपनी बारी लेने के ऊपर होती है, ना कह के मुल्क को ठीक करने के ऊपर होती है। अब आप बता दें कि अपोजिशन कौन सा ऐसा बिल उसने बात की हो जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, उसमें उन्होंने सर जोड़ के कोशिश की हो, या हुकूमत को प्रेशर में लाया हो कि आप ये बिल लेकर आए जो भलाई के लिए है। 18वीं तरमीम बहुत अच्छी तरमीम है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत जबरदस्त तरमीम है 18वीं तरमीम, लेकिन 18वीं तरमीम का भी नाजायज इस्तेमाल किया गया। 18वीं तरमीम एमएनए और एमपीए पे आके रुक गई, जबकि 18वीं तरमीम का ये था कि वफाक से जो पावर है वो ट्रांसफर होंगे सूबाई हुकूमतों में। अब सूबाई हुकूमतों के पास जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर हो बल्दियात के नुमाइंदों के ऊपर, निचली सतह तक जाए वो पावर्स। तो ये 18वीं तरमीम एक समझ भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम को इन्होंने वजीर आला के पास लाके रोक के उधर कर्फ्यू लगा दिया, उधर ब्रेक लगा दिया। वो 18वीं तरमीम जो है वहां पे आके रुक गई है बस। अब सारे इख्तियार जो है वजीर आला के पास हैं, वो अपने इख्तियार किसी को भी देने को तैयार नहीं है। वफाक से तो सारे इख्तियार मांगने अल्लाह को भला तैयार है। करे आपका। शेख साहब, यही हाल तो पंजाब में भी है, यही सारे अख्तियारात तो आपका बुज़दार साहब भी लेके बैठे हुए हैं। वो भी अपने अख्तियारात और फंड्स नीचे ट्रांसफर नहीं करते। बल्दियात को तो बहाल ही नहीं किया गया, ना केपीके में या ना यहाँ पंजाब में। बल्दियात का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद आप देखेंगे बल्दियात बिल्कुल होंगे, फाल होंगे बल्दियात। नहीं, लेकिन सुप्रीम वहाँ पे कोर्ट तो वो सुप्रीम प्राइस कोर्ट के कंट्रोल कहने के काम कर रहे बावजूद नहीं हैं। बहाल किए गए। हाँ, तो प्राइस कंट्रोल तो काम कर रहे हैं ना, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, दीगर कमेटियां हैं, वो तो काम कर रहे हैं, या वो नहीं कर रहे काम, अच्छा उसका आप चले, बताएं मैं ज़रा मुझे। ये बल्दियात वाले पे मैं भट्ट साहब से कमेंट्स लेता हूँ। भट्ट साहब, ये बल्दियात का ये 18वीं तरमीम, जैसे जमशेद शेख साहब ने कहा, बड़ी अच्छी तरमीम थी कि जी आप सूबे को इख्तियारात दें और सूबे के इख्तियारात जो हैं वो लोकल बॉडीज़ तक जाएं, ताकि वो हर एरिया के में यूनियन काउंसिल लेवल तक सारे के सारे डेवलपमेंट हों। फंड्स तो ये था, और ये काम ना तो मुस्लिम लीग नून ने किया, ना पीपल पार्टी ने किया, और ना पीटीआई ने किया। ये तीनों काम, तीनों पार्टीज ने ये इस तरह की सियासत की तरफ ये जाना ही नहीं चाह रहे। असल में बात यह है कि मैं आपको नई इतला देने लगा हूँ कि हाई कोर्ट ने हमें दोबारा ऑर्डर किया है कि आप जाके अपने अपने दफ्तर में जाएं और अपना काम करें। तो हम अपने तमाम डिप्टी मेयर, मेयर्स और चेयरमैन, ये मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। जो चेयरमैन हो गए वो अपनी यूनियन काउंसिलों में जाएंगे, डिप्टी मेयर और मेयर कारपेश में जाएंगे। तो बात
उन्हें अगर क्या होते कहते हैं ना, फिर का काम है अच्छे मशवरे देना। तो बात क्या है कि जब से इसकी गवर्नमेंट आई है, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि जो अपने बलदेयान था इसको खत्म किया। वैसे कह रहे गर्मी में आके प्लान है वो आपने बना दिया है। तो भाई आपने लोगों ने हमारा जो बलदेयान का काम था ये क्यों खत्म किया, क्यों धर्म धर्म हमारे अदारे को खत्म किया। अच्छा भला लोगों का काम था, ये मैं आप ठीक कहता हूँ। ठीक है, एमपी भी हमारे भाई हैं, उनके काम भी तुम्हें होता है शादी करना या फंड लेना, लेकिन असल में जो नुमाइंदे होते हैं वो बलदेयान के होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर, चेयरमैन वगैरह। तो हम लोग बनने वाले दिन इंशाल्लाह जा रहे हैं, हाईकोर्ट ने हमें बहाल कर दिया है। मैं आपको इतला ये देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमें इख्तियारात मिल गए हैं, बकायदा नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन है 2 महीने का, तो 2 महीने में अगर हमें फंड दिए गए तो इंशाल्लाह जिस तरह नून लीग के दौर में ये बल्दियात काम आती थी, आपको शहरों में आवाम खुश नजर आएगी। क्योंकि अगर इन्होंने हमें फंड दिए और इन्होंने कोई रुकावट नहीं 3 महीना को रखो कि हमने साजिश कौन सी करनी है, तो ये साजिशें करते हैं, ना काम करते हैं ना करने देते हैं। ऊपर से ये ऐसा कह रहे हैं कि अपोजिशन अच्छे मशवरे दे। अच्छे मशवरे लेता कौन है? आपको हर वक्त आपके जो वजीर आला है, वजीर आजम है, वो यही सोच रहते हैं कि भाई अगर फैसलाबाद अमीन अवामी नुमाइंदा है, अगर ये अवाम की बात मानकर मतलब उभरता है या आवाम की बात 41 पे या जो भी चैनल आता है उसको इंटरव्यू देता है, तो इसको पकड़ लो। ये तो पकड़ पकड़ के शासन करते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, जो भी जमहूरी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा समझती है कि गरीब लोग, दरमियाना तबका, अमीर लोग, उनका कारोबार सीरियस होते हैं। ना इनके दौर में मुल्क तरक्की कर रहा है, ना इनके दौर में ताजिर खुश है, ना इनके दौर में ना कोई गरीब लोग खुश है। तमाम के तमाम लोग ना खुश है। बात यह है, वजीर आजम साहब पाकिस्तान में आमी कंटेनर पे ही थे, तो इन्होंने इतने वादे कर लिए हैं, आप बताएं कौन सा एक वादा भी इन्होंने पूरा किया हो। तो ठीक है। पहले तो चंद, मैं थोड़ा 1 मिनट मुझे दे दें। जी जी पहले ना ये था कि चंद लोग मुंशिफ साहब इनके एक 2 मिनट मैं भी लेना चाहूंगा बल्दियाती इदारों के हवाले से। जी जी, मैं जरूर आपकी चंद तरफ आता हूँ। चंद लोग इनके साथ थे। अब आप अपने जो भी अपने आपके नुमाइंदे हो गए, आप वहां में जाए तो सही, तो लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। तो अल्लाह करे, हम तो दुआ ठीक है, करते हैं अल्लाह खैर अल्लाह करे। ताला की राह अच्छा, ये बट साहब ये बताएं कि ये बलदियाती इदारों का टेन्योर कब खत्म हो रहा है? दिसंबर के एंड में। अच्छा, यानी कि लेकिन अभी उस 2 महीने के लिए आप इक़्तिदार की कुर्सी के मजे लेंगे? मजे नहीं लेंगे, किस्मत करेंगे। वही मतलब ये भी रेपुटेशन कर दी है कि जो हमारे 2-2.5 साल इन्होंने जाया किए हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, हमें दोबारा दिए जाएं। तो इंशाल्लाह वो बात चलने शुरू हुई है मेरे ख्याल में, तो वो 2.5 साल गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मैं ये अब्दुल कदीर साहब, अब्दुल कदीर नागर साहब, आप कमेंट्स करना चाह रहे थे बलदियाती पे जी। जी जी सर, मैं ये बल्दियाती हवाले से ये कहना चाहूंगा कि मैं हैदराबाद का मैं खुद भी डिप्टी मेयर रह चुका हूँ। तो इस हवाले से यकीनी बात है कि ये बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन इदारा है। और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अगले अगले साल इंशाल्लाह मार्च तक ये कभी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए इंशाल्लाह ताला मुकम्मल पूर्ण उम्मीद है और उसके लिए कोशिशें की जा रही है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए बात ये है कि आवाम के जो मसाइल है वो बुनियादी मसला महंगाई का है, बेरोजगारी का है। और ये वो दो मामला है या जो मसाइल है कि इस पर अगर वजीर आजम इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत ये अगर दो मामला, इसलिए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस मौजूदा सूरत हाल के अंदर
लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं इस महंगाई के दौर में। लोग फाका कशी और खुदकुशी की जानिब जा रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए तो हम यकीनी बात है कि हम सिंध हुकूमत है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हैदराबाद की अवाम, सिंध की अवाम यकीनी बात है कि ये चाहेगी और बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम ये चाहेगी कि वजीर आजम साहब जो महंगाई का जो इस वक्त तूफान है उसको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें ताकि आवाम को जो बुनियादी सहूलियात है वो मैसर हो सके। वो मिल सके। अच्छा अब्दुल कदीर साहब, ये सिंध में बल्दियाती इदारे कितने अरसे से गैर फाल हैं? ये तकरीबन मैं समझता एक साल के करीब हो जाएगा। अभी एक साल के करीब हो जाएगा कि पिछले साल ये डिसॉल्व हुआ है सारा सिस्टम। पिछले साल तक ये कंटिन्यू रहा है। अच्छा, वो क्यों डिसॉल्व हुआ है जी सिंध में? हल्का ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या ये पीपल पार्टी का अपना फैसला है? नहीं, नो सर, वो एक्चुअल हुआ ये कि उनका टाइम पीरियड 4 साल का जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया था, तो उसके बाद फर्दर इलेक्शन होना था, तो वो इसमें इसलिए रुका कि हल्का बंदियां, मर्दमशुमारी वगैरह, तो इसलिए वो रुका। तो अब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ताला जैसे मामला पूरे होंगे तो इलेक्शन का ये हमारा अगला साल में समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन का साल होगा सिंध में इंशाल्लाह। नहीं अब्दुल कदीर साहब, जब ये 4 साल का टेन्योर था तो जब ये 3 साल मुकम्मल हो चुके थे तो उस वक्त उनको सिंध गवर्नमेंट को ख्याल नहीं था कि अब ये 4था साल मुकम्मल हो जाएगा, फिर इनके इलेक्शन करवाने हैं तो हल्का बंदियां कैसे होंगी और कैसे काम करेंगे? वो 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद उनको ख्याल आया कि जी हमने हल्का बंदियां करवानी है और इलेक्शन करवाने हैं और ये मसाइल है और वो मसाइल है, 1 साल वैसे गुजार दिया। नहीं, इसमें एक्चुअल ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की होती है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना होता है वो, और कोलेक्शन उसमें सिंध गवर्नमेंट की होती है। यकीनी बात है कि मिनिस्ट्री और बल्दियाती इदारे उनके उसमें है, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन ने इसको थोड़ा लेट किया। अगर वो उसको इलेक्शन जो टाइम पीरियड पूरा हो रहा था तो उससे अगर 6 माह पहले भी अगर ये सिलसिला शुरू करते, अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां कुछ हुई, लेकिन उस पर कुछ ठीक है, पार्टी के हुए, कुछ हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो उनके एतराजात हुए, और हाई कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हुए जिसकी वजह से वो मामला थोड़ा लेट हुआ। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगला साल ये उम्मीद की जा सकती है कि बल्दियाती इलेक्शन का साल होगा सिंध में। ठीक है। मैं लास्ट अभी हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। मैं जमशेद शेख साहब से, जमशेद साहब अभी ये अमीन भट्ट साहब कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, अगला साल मतलब है 22 का सिर्फ, और 23 में इलेक्शन हो जाएंगे, और कोई एक वादा जो खान साहब ने किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हो और वो पूरा किया गया हो? देखिए, वादे तो बहुत सारे पूरे हुए, लेकिन जिस तरीके से ये चाह रहे हैं उस तरीके से तो वो नहीं होंगे। जैसे उन्होंने कहा नौकरियों की बात करी ना, तो नौकरियों का जो हमारे खान साहब ने एक वादा किया, खान साहब ने कहा मैं रुलाऊंगा और वो रुला रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सारी अवाम को रुला रहा है, वो रोने वाले में वक्त आने वाला है। अभी मौजूदा बिल्कुल यही है। जी जी सही है। मैं जी प्रोग्राम खत्म हो जाता है जी। मैं अपने तीनों मेहमानों का अमीन भट्ट साहब, मैं 2 मिनट चाहूंगा सर। जी जी। एक तो ये नौकरियों की बात की गई थी, उसमें कोई नौकरी सियासी कल्चर है हमारे यहाँ के अंगूठा छाप या सियासी बुनियादों पर जो भर्तियां करके इदारों को तबाह किया गया है, उसके खान साहब अभी भी बिल्कुल खिलाफ है। हम सब खिलाफ हैं उसके। जो नौकरियों को ये था कि हम आए और अपने बिजनेस जो है होगा कि छोटा बिजनेस भी अगर कोई शुरू करते हैं तो वो 2 या 3 लेबर उसके चाहिए होती है, तो इस तरह जनरेट भाई इसको किस तरह वाइंड अप कर लीजिएगा। 12,000 रुपए जो है दिए गए, और एहसास प्रोग्राम के अंडर जो है अम्ब्रेला कई प्रोग्राम जो है वो आवाम नहीं, एहसास प्रोग्राम और आपका जो सेहत कार्ड है वो वाकई अप्रिशिएटेबल है कि जी वो बहुत अच्छा काम है। वो सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए था जो 13-14 साल से हुकूमत में है। अगर खान साहब KPK में दूसरे टेन्योर में ये सेहत कार्ड लेके आ सकते हैं। ग्रीन बस जो शुरू करी गई कराची के अंदर, वो एक दरीना मसला है कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का,
उसको हल करने के लिए कोशिश कर रही है वफाक, जो है कोशिश कर रही है। वफाक चाहती है कि सिंध में भी जो है वो सेहत कार्ड दिए जाएं, लेकिन क्योंकि 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है और फिर जो है सिंध गवर्नमेंट आड़े आ जाती है, तो वो सारी चीजें जो है सिंध में नहीं हो पा रही जो पंजाब और केपीके में हो रही हैं। नहीं, वो सेहत कार्ड को, सेहत कार्ड सिंध में ना दें, सिंध में वो वैक्सीन दे दें जी, वो जो उनको चाहिए होती है, ज़्यादातर वो शार्ट रहती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। मैं अमीन भट्ट साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जमशेद शेख साहब और अब्दुल कदीर नागर साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये महंगाई पे कमेंट से आपने सुन लिए। गवर्नमेंट अगेन वही कह रही है कि जी हम अपनी कैपेसिटी में जितनी हमारी पावर है हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, और अपोजिशन जमातें कहती हैं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट नालायक है, इसको घर जाना चाहिए। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।